नमस्कार। तो आज के इस विश्लेषण में हम अप्रैल 2026 की उन सबसे बड़ी पॉलिटिकल और सोशल हलचल पर नजर डालने वाले हैं जिन्होंने सच में सबको चौंका दिया है। मेरा मतलब है, ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है, ये हमारे देश के बदलते इतिहास, हमारे लोकतंत्र और यहाँ तक कि हमारी पॉप कल्चर में आ रहे तीव्र बदलावों का एक आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन मुद्दों की गहराई में चलते हैं। ओके, तो आज के इस सफर का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बात करेंगे आपके दल बदल संकट की, फिर जाएंगे दल बदल के इतिहास में। उसके बाद राज्यों के लोकतंत्र का हाल देखेंगे, फिर संस्थागत निष्पक्षता पर चर्चा होगी, और आखिर में अपराध और संस्कृति से जुड़ा एक बड़ा ही हैरतअंगेज किस्सा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मुद्दे से, आपका दल बदल संकट, जिसने राजनीति में एक भूकंप सा ला दिया है। देखिए, हाल ही में दिल्ली और पंजाब की पॉलिटिक्स में सचमुच का एक भूकंप आया है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज, जिसमें राघव चड्ढा और हरभजन सिंह जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं, उन्होंने अचानक पार्टी छोड़ दी और सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग कहानियां चल रही हैं। बीजेपी कहती है कि भाई एएपी अपने भ्रष्टाचार और आपस की लड़ाई की वजह से खुद ही बिखर रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐप नेताओं का आरोप है कि ये और कुछ नहीं, बस एक जबरदस्ती थोपा गया ऑपरेशन लोटस है, जहां सेंट्रल एजेंसीज का डर दिखाकर नेताओं को तोड़ा जा रहा है। अब सच जो भी हो, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेना है, बस इन दोनों पहलुओं को समझना है। अब देखिए, पार्टी बदलते ही राघव चड्ढा ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने 2025 के दिल्ली चुनाव में एएपी की हार का सबसे बड़ा कारण शीश महल विवाद को बताया। अब आप सोच रहे होंगे, ये शीश महल क्या है? दरअसल ये पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बहुत ही महंगे रिनोवेशन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा था। और अब चड्ढा और बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि लोधी एस्टेट में एक और नया शीश महल पार्ट 2 बन रहा है। हालांकि एएपी ने इन आरोपों को बिल्कुल नकार दिया है और इन्हें नकली तस्वीरों पर आधारित बताया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी सवाल उठता है। आखिर इन नेताओं ने अपनी राज्यसभा सीट गंवाए बिना पार्टी बदल कैसे ली? इसे समझने के लिए हमें हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की तरफ देखना होगा। ये कानून बनाया ही इसलिए गया था ताकि चुने हुए नेता अपने निजी फायदे के लिए ऐसे ही पार्टियां ना बदलते रहें। अगर कोई सिंगल एमपी या एमएलए पार्टी छोड़ता है ना, तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो सकती है। पर यहाँ खेल आता है 2/3 यानी 2/3 के आंकड़े का। कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक ही झुंड में किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो उनकी सदस्यता बची रहती है, क्योंकि तब इसे एक विधिक विलय यानी लीगल मर्जर मान लिया जाता है। अब आपके 10 में से 7 राज्यसभा सांसद एक साथ चले गए, जो इस 2/3 के इस मैजिक नंबर को आसानी से पार कर लेता है। बस इसी कानूनी आंकड़े की वजह से उनकी कुर्सी बिल्कुल सुरक्षित है। अब आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर, दल बदल का इतिहास, यानी अस्थिरता का वो दौर जिसने इस कानून को जन्म दिया। सोचिए जरा, आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें 1967 से 1971 के उस अस्थिरता के दौर को देखना होगा। आपको यकीन नहीं होगा, पर इन 4 सालों में देश भर में 45 सरकारें गिरी और बनी। एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। हरियाणा के एक विधायक थे, गयालाल। उन्होंने तो हद ही कर दी। 15 दिन के अंदर उन्होंने 3 बार पार्टी बदल ली, और बस वहीं से भारत की राजनीति में ये मशहूर मुहावरा निकला, आया राम गया राम। नेता बस कुर्सी और पावर के लिए यहां से वहां कूद रहे थे। हालात वाकई बेकाबू थे। 1967 के आम चुनाव में जब कांग्रेस ने 8 राज्यों में बहुमत खोया, तो ऐसी अफरा तफरी मची कि पार्टी बदलने वाले हर 8 में से एक विधायक को सीधे मंत्री पद का इनाम मिलने लगा। सोचिए ये कितना अजीब था। इसे रोकने के लिए 1968 में चमन कमेटी बनी, जिसने सैकड़ों ऐसे केसेस दर्ज किए, और इसी समिति की सिफारिशों का ही नतीजा था कि आखिरकार बहुत सालों बाद 1985 में राजीव गांधी सरकार को एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से लागू करना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ, राज्यों में लोकतंत्र, जहां हम आंध्र प्रदेश और बंगाल का एक दिलचस्प कंपैरिजन देखेंगे। दिल्ली और बाकी पुराने किस्सों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अगर हम देश के अलग अलग राज्यों को देखें, तो लोकतंत्र अपने अलग ही रंग में दिखता है। एक तरफ देखिए आंध्र प्रदेश को। वहां मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से बिजनेस रिफॉर्म्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव्स पर जोर दे रहे हैं। उनकी एक और बहुत बड़ी चिंता है राज्य का तेजी से गिरता हुआ प्रजनन दर, जो गिरकर सिर्फ 1.5% रह गया है। वो इसे सुधारने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की कहानी बिल्कुल ही अलग है। वहां हाल ही के चुनाव में 92% का मैसिव वोटर टर्नआउट देखा गया। सरकारी कामकाज पर सवाल उठने और आंतरिक समस्याओं के बावजूद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्हें लोग प्यार से दीदी कहते हैं, उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी और वेलफेयर स्कीम्स उन्हें जनता के बीच आज भी एकदम मजबूत बनाए हुए हैं। तो बेसिकली इंडिया में डेवलपमेंट का टेक मॉडल हो या फिर एक मास लीडर की पर्सनल अपील, दोनों ही वोटर्स को अपनी तरफ खींचना बखूबी जानते हैं। अब वक्त है चौथे मुद्दे का, संस्थागत निष्पक्षता पर चर्चा, जो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, देश का आधार हमारी सरकारी संस्थाएं होती हैं और उनका निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में लगभग 70 विपक्षी सांसदों ने सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग कर डाली। उनका आरोप है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में पक्षपात हो रहा है। अब इस प्रस्ताव का पास होना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसने संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पर एक लंबी बहस जरूर छेड़ दी है। और ठीक इसी बीच एक और बड़ा बयान आया पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का। अपनी नई किताब पर उठे विवाद पर बोलते हुए उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि भारत की सेना हमेशा से अपॉलिटिकल रही है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी पूरा जोर दिया कि 2020 में चीन के आमने सामने आने पर भारत ने अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं खोई। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमारी संस्थाओं का छवि में साफ सुथरा होना कितना अहम है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी मुद्दे पर, अपराध और संस्कृति, एक ऐसी दास्तान जो सच्चे अपराध से लेकर आज के सिनेमा तक जाती है। राजनीति और संस्थाओं से थोड़ा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये कहानी तो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सलीम वस्तिक नाम का एक आदमी जो यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम बनकर काफी पॉपुलर था, हाल ही में उसके घर पर किसी ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पर असली ट्विस्ट यहां नहीं है। ट्विस्ट तब आया जब इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा हुआ कि यह वही व्यक्ति है जिसने 1995 में एक 13 साल के बच्चे को किडनैप करके उसका मर्डर किया था। उम्र कैद मिली थी इसे, पर साल 2000 में बेल पर आकर यह आदमी फरार हो गया। जरा सोचिए, पूरे 31 साल तक ये शख्स अपना नाम और पहचान बदलकर सबकी आंखों के सामने यूट्यूब पर एक पब्लिक फिगर बनके घुमला था। पर इस हमले ने इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ये वाकई हैरान करने वाला है कि आज के इस डिजिटल दुनिया में एक खतरनाक मुजरिम भी कितनी आसानी से इंटरनेट पर अपनी नई पहचान बना सकता है। अब इस मुद्दे से निकल कर आते हैं थोड़ा आजकल के सिनेमा पर। आजकल हमारा सिनेमा एक अजीब से मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ 90s की पुरानी यादें। एक नई पौराणिक फिल्म आई है द्रोणाचार्य, जिसमें विजुअल्स और कैरेक्टर्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ है। लेकिन दर्शकों और क्रिटिक्स का कहना है कि भाई, इसमें वो ह्यूमन टच, वो असली भावनाएं बिल्कुल मिस हो रही हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट 90s की मशहूर फिल्म का सीक्वल आ रहा है खलनायक रिटर्न्स, जिसमें बिना किसी हैवी एआई के वही पुराने रॉ और प्रैक्टिकल एंटी हीरो को वापस लाया गया है। ये दोनों फिल्में दिखाती हैं कि आज का पॉप कल्चर किस टकराव से गुजर रहा है। क्या हमें एआई की इस नई आर्टिफिशियल दुनिया को गले लगाना चाहिए या फिर उन्हीं पुराने किरदारों के असलियत भरे अंदाज की तरफ लौटना चाहिए? तो लीजिए, हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आज हमने इतनी सारी बातें की, चाहे वो नेताओं की बदलती वफादारियां हों, इंटरनेट पर किसी की फेक डिजिटल पहचान हो, या फिर सिनेमा में एआई का बढ़ता दबदबा। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमारे कानून, हमारी संस्थाएं और हमारा समाज इस तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स के साथ सच में कदम मिला पा रहा है, या हम वक्त से पीछे छूट रहे हैं? यही वो सवाल है जिसे मैं आज आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा जरूर सोचिएगा इस पर। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए मुद्दों और एक नए विश्लेषण के साथ जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।